चीन को पटकनी देगा भारत, अब अमेरिका का भी मिला साथ। रेलवे स्टेशन पर कैसे खोले फूड स्टॉल, कितना देना पड़ता है किराया? दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, सस्ता हो सकता है चावल। शेयर ने निवेशकों को बना दिया अमीर, 3 साल में 950% से ज्यादा रिटर्न। इजराइल हमास युद्ध से बढ़ेगा जेब का बोझ, महंगा हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां छठ पूजा पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए खुशी से खबर सामने आई है। अगर आपका टिकट भी किसी ट्रेन में कंफर्म नहीं हो पाया है तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने 4 जोड़ी छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि ये ट्रेनें दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी। इन ट्रेनों का संचालन 23 नवंबर से शुरू होगा। ऐसे में आप छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन करवा सकते हैं। ट्रेन दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाखों की संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। खासकर छठ पूजा पर भारी संख्या में लोग पूरे परिवार के साथ बिहार जाते हैं। ऐसे में भीड़ बढ़ने से ट्रेनों की सीटों की कमी हो जाती है। इसको देखते हुए यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे हर साल छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाती है। इस बार भी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल के बिहार के लिए रवाना होगी। वहीं कई ट्रेनें आनंद विहार टर्मिनल से खुलकर पटना, गया और जयनगर के लिए जाएंगी। इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे। जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 03255 पटना जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट स्पेशल गाड़ी है। इसका संचालन 23 नवंबर को शुरू होगा, जो 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। यह ट्रेन हर गुरुवार को पटना जंक्शन से रात 10:20 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन नंबर 03256 आनंद विहार टर्मिनल पटना जंक्शन सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 24 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी। ये ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को और सोमवार को आनंद विहार टर्मिनल से 11:30 पर रात खुलेगी और अगले दिन शाम को 5:20 पर पटना पहुंचेगी। सफर के दौरान यह स्पेशल ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा जंक्शन और दानापुर सहित कई स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेंगी। हिमालयी क्षेत्र में चीन से निपटने के लिए भारत को अब अमेरिका साथ मिल गया है। भारत ने हिमालय जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों में चीनों को पटकनी देने, सेना के हाथ मजबूत करने के लिए स्वदेशी लाइट टैंक विकसित किया है। ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के भारत को चीन पर बढ़त देने में मदद करेगा। अब इसके इंजन की सप्लाई भारत को अमेरिका से मिलने वाली है। भारतीय सेना ने अमेरिका की कंपनी क्यूमिंस को इंजन की सप्लाई के लिए चुना है। पहले जर्मनी की एक कंपनी इन इंजन की सप्लाई करने वाली थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसकी भी एक खास वजह है। भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी और श्री राम जन्मस्थलीय मंदिर जैसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट संभालने वाली कंपनी लॉरेंस एंड ट्रूबो इस टैंक को डेवलप करने पर काम कर रही है। पिछले साल ही सरकार ने इस टैंक को अनुमति दे दी थी। L&D भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर इस टैंक को डेवलप कर रही है। L&T के इन टैंक में अब अमेरिकी कंपनी कॉमेंस के इंजन लगेंगे। जर्मनी की कंपनी के इंजनों को उनके वर्जन के अनुपात के चलते इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इसके अलावा जर्मनी के साथ डील क्रैक ना होने की एक और बड़ी वजह उनका ऑन टाइम डिलीवरी पर राजी ना होना था। इससे लाइट वेट टैंक को डेवलप
डेवलप करने के प्रोग्राम में देरी होती भारतीय सेना को वर्तमान में करीब 354 लाइट वेट टैंक की ज़रूरत है। उससे ये टैंक लद्दाख के इलाकों के लिए चाहिए। एल&टी और DRDO मिलकर ऐसे 59 टैंक बनाएंगे। इसके बाद भारतीय सेना किसी दूसरी भारतीय कंपनी को ऐसे और टैंक बनाने का टेंडर निकालेगी। भारतीय सेना ने चीन से निपटने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में अपने T-72 और T-90 टैंक को तैनात किया है। हालांकि 2 साल पहले सरकार को लगा कि भारत को हल्के वजन वाले टैंक की ज़रूरत है ताकि चीन को चुनौती से अच्छे से निपटा जा सके। इंडियन रेलवे को भारत का लाइफलाइन कहा जाता है। इससे रोज करोड़ों लोग सफर करते हैं। खास बात यह है कि देश में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला विभाग रेलवे ही है। इस विभाग में करीब 14 लाख लोग नौकरी करते हैं। इसके अलावा भी रेलवे देश भर में लाखों लोगों को रोजगार देता है। स्टेशनों पर लगे फूड स्टॉल और बुक स्टॉल से हजारों परिवारों के घर का चूल्हा जल रहा है। साथ ही रेलवे पेंट्री कार के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी लोगों को कमाई करने का अवसर दे रहा है। ऐसे में आज हम जानते हैं कि स्टेशनरों पर फूड स्टॉल या बुक स्टॉल लगाने का ऑर्डर आखिर आम लोगों को कैसे मिलता है। हम जब किसी भी ट्रेन से सफर करते हैं तो देखते हैं कि बड़े स्टेशन से लेकर छोटे हॉल्ट तक पर कई फूड और बुक स्टॉल खुले होते हैं। इन स्टॉल पर चाय, नमकीन, बिस्किट, पानी और अन्य फूड आइटम खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है। इससे इन दुकानदारों की रोज हजारों रुपए की कमाई होती है। अब कई पढ़े लिखे युवा भी स्टेशन पर स्टॉल लगा रहे हैं। स्टेशन पर स्टॉल खोलने के लिए भारतीय रेलवे टेंडर जारी करता है। इस टेंडर के जरिए आवेदन देकर आप स्टेशन पर दुकान लगाने का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। खास बात तो ये है कि रेलवे स्टेशन पर अलग अलग स्टॉल खोलने में अलग अलग लागत लगती है। साथ ही रेलवे स्टॉल की साइज और लोकेशन के हिसाब से फीस लेता है। बुक स्टॉल, फूड स्टॉल और चाय कॉफी स्टॉल खोलने के लिए अनुमति लागत करीब 40,000 से 3 लाख तक आती है। हालांकि ये लागत शहर और वहां स्थित स्टेशन पर निर्भर करता है। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर छोटे स्टॉल का भी टेंडर जारी करता है। इसका किराया कम होता है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल या फूड स्टॉल खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और फोटो आदि होना चाहिए। इसके बाद IRCTC और इंडियन रेलवे की साइट पर टेंडर सेक्शन में विजिट करें। यहां से आपको संबंधित रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। रेलवे की साइट पर आपको टेंडर में किराया और अन्य तमाम शर्तों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। त्योहारी सीजन की शुरुआत होने से पहले ही केंद्र सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चावल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की अवधि को अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब मार्च 2024 तक व्यापारियों को चावल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी देनी होगी। खास बात तो ये है कि इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से घरेलू मार्केट में चावल की कीमतों में कमी आ सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते अगस्त के महीने में उबले चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तब सरकार ने फैसला लेते हुए कहा था कि उबले चावल के निर्यात पर 16 अक्टूबर 2023 तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू रहेगी। यानी 16 अक्टूबर तक व्यापारियों को चावल के निर्यात पर 20% ड्यूटी देनी होगी। लेकिन दुर्गा पूजा और दिवाली में चावल की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती थी। ये वजह है कि कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उबले चावल के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। 16 अक्टूबर 2023 से बढ़ा करके 31 मार्च 2024 तक कर दिया है।
केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इससे पहले मोदी सरकार ने चावल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया था। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से देश में गैर बासमती चावल का स्टॉक बढ़ जाएगा, जिससे कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी। वहीं पिछले साल सितंबर में सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। शेयर मार्केट में हजारों कंपनियां लिस्टेड है। सभी कंपनियों के शेयर की प्राइस अलग अलग है। किसी कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा फायदे में है तो किसी का बहुत अधिक नुकसान में। ऐसे में फायदे वाले शेयर्स ने अपने कस्टमर्स को मालामाल कर दिया है। इससे उन निवेशकों की कमाई बढ़ गई है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अपने निवेशकों को धुआंधार कमाई करा रही हैं। इन स्टॉकों में से एक ऐसा भी शेयर है जो 3 साल में ही अपने निवेशकों को अमीर बना दिया है। अभी स्टॉक मार्केट में केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जलवा है। इसके शेयर ने पिछले 3 साल में अपने ग्राहकों को बम्पर रिटर्न दिया है। कहा जा रहा है कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड महज 3 साल में अपने ही ग्राहकों को 962% का रिटर्न दिया है। यानी इस कंपनी में निवेश करने के लिए निवेशकों की किस्मत चमक जाएगी। जानकारी के मुताबिक 12 अक्टूबर 2020 को केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर की कीमत 113.45 रुपए पर बंद हुई थी, जबकि चालू सत्र में अभी यह 1201 रुपए पर बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि महज 3 साल में ही इसने अपने कस्टमर्स को 962% का रिटर्न देने का काम किया है। अगर 3 साल पहले पीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के स्टॉक में किसी निवेशक ने 2 लाख रुपए निवेश किया होगा तो आज उसकी कीमत बढ़कर 21.14 लाख रुपए हो गई है। यानी 3 साल में ही निवेशक मालामाल हो गया है। खास बात तो ये है कि 12 अक्टूबर 2023 को इस स्टॉक ने 1237.80 रुपए के अपने अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि 19 अक्टूबर 2022 को यह गिरकर 52 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर आ गया। तब इसकी कीमत 615.40 रुपए हो गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर ने 6 महीने में 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इस साल अभी तक इसने 73% का रिटर्न दिया है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध का असर जल्द ही लोगों की जेब पर देखने को मिल सकता है। इसने इंश्योरेंस सेक्टर की चिंता पहले ही बढ़ा रखी है, क्योंकि इसने इंश्योरेंस का प्रीमियम इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ लोकल स्तर पर बढ़ने की आशंका है। इजराइल हमास युद्ध ने दुनिया की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। इसका आर्थिक असर दिखना शुरू हो गया है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स से वैसे भी इंश्योरेंस सेक्टर तेजी से प्रभावित होता है। खासकर ये ट्रेड और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर पर इसका प्रभाव काफी तेजी से देखने को मिलता है। भारत में री इंश्योरेंस इस सेक्टर पर खास इसका असर दिखेगा। इसकी वजह ज़्यादातर भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों का री इंश्योरेंस को खरीदना है। वो ऐसा अपना जोखिम कम करने के लिए करते हैं। ऐसे में अगर ग्लोबल लेवल पर इंश्योरेंस महंगा होता है तो भारत में भी ये महंगा होगा। आइए जानते हैं कि आखिरकार कैसे आपकी जेब पर असर डालेगा री इंश्योरेंस। असल में इंश्योरेंस कंपनी का ही बीमा होता है भारतीय कंपनियों के लिए। जब उनके इंश्योरेंस की लागत बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इसका भुगतान कस्टमर के प्रीमियम्स को बढ़ा करके निकाला जाएगा। पॉलिसी इंश्योरेंस नाम की कंपनी के फाउंडर राहुल मिश्रा का कहना है कि इजराइल में संघर्ष की स्थिति के चलते वहां क्लेम की संख्या बढ़ेगी। इससे ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी की लागत बढ़ेगी। इनमें से अधिकतर भारतीय कंपनियों के लिए री इंश्योरेंस का काम करती है, इसलिए भारत में इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा। इजराइल हमास युद्ध का सबसे बुरा असर इंटरनेशनल ट्रेड पर होता दिखाई दे रहा है। जब
पूर्व पश्चिम के व्यापार में इजराइल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दुनिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस देश का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में यहाँ युद्ध जैसी स्थिति की वजह से इंश्योरेंस कंपनियों का जोखिम बढ़ा है। बाकी और भी इंश्योरेंस इस युद्ध की वजह से महंगे होने वाले हैं। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हो रहे और लोगों पर उनका जुनून ना चढ़े, भला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर फैंस और क्या बाजार सब ने जमकर इसकी तैयारी कर ली है और इस मौके को भुना रहे हैं। देश भर में रेस्टोरेंट ने जहां क्रिकेट के नाम पर डिशेस के नाम रखे हैं तो बार मुफ्त में शराब परोस रही हैं। कई रेस्टोरेंट ने कस्टमर को रिझाने के लिए प्रोजेक्टर और बड़े स्क्रीन लगाई है तो कुछ ने खुले में मैच देखने के इंतजाम किए हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के रेस्टोरेंट और बार ने इसके लिए काफी अच्छी तैयारी की है। लोगों को खाने के बिल पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। दिल्ली के कुछ रेस्टोरेंट ने दक्षिण अफ्रीका के एबी डिलीवर्स जैसे महान क्रिकेटरों के नाम पर फूड डिशेस पेश की हैं। वहीं केलिन रेस्टोरेंट बार एंड ओपन एरिया में 10 प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। ग्राहकों को महज 699 में इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी और तिरंगा टैटू का ऑफर दिया जा रहा है। तो वहीं पीटीआई को लेकर के खबर है कि मुताबिक केलिन के मौलिक सौरभ खनिजों का कहना है कि उनके मेन्यू में से कोई 2 स्टारर के साथ लोग अनलिमिटेड ड्रिंक्स का मजा ले सकते हैं। वहीं पाकिस्तान का विकेट गिरने पर लोगों को फ्री नाचोस और सालसा के साथ शराब और मुफ्त शॉट्स भी पेशकश की जा रही है। वहीं अगर मैच में भारत की जीत होती है तो लोगों को बिल पर 10% की डिस्काउंट मिलेगा। सोशल मीडिया रेस्टोरेंट ने देश भर में अपने आउटलेट्स पर मेन्यू में क्रिकेट थीम वाली डिशेस शामिल की हैं। इनमें ABD रिप्स चौका छक्का प्लेटर, द 1983 समोसा सैम्पलर, द 2001 बकेट, द दूसरा शोरूम शावरमा और द 2023 प्लेटर जैसे कुछ दिलचस्प नाम वाले फूड डिशेस को जोड़ा गया है। गुरुग्राम के वेस्टिन ने मैच के लाइव टेलीकास्ट के लिए शो डाउन की तैयारी की है। इनमें 5000 रुपए में हैट्रिक पैकेज, 6000 रुपए में हाउस दैट पैकेज, पावर प्ले पैकेज और रेस्टोरेंट में तैयार बियर 1999 रुपए के पैकेज पेश किए गए हैं। सस्ती विमान सेवा देने वाली कंपनी स्पाइसजेट के हालात कैसे सुधरेंगे, इसे लेकर अब साफ और साफ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंपनी की माली हालत काफी खराब है, उस पर कर्ज का भारी बोझ है। वहीं कई अलग अलग मायनों में वो NCLT की कार्रवाई का भी सामना कर रही है। ऐसे में उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी इंडिगो के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने एक बड़ी बात कह दी है। हालांकि स्पाइसजेट के शेयर प्राइस ने बीते कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। शुक्रवार को भी इनमें 20% तक का उछाल देखा गया और BSE पर इसका शेयर प्राइस 43.60 रुपए के भाव पर पहुंच गया है और 25% के मालिक राकेश गंगवाल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि स्पाइसजेट में हिस्सेदारी खरीदने का उनका कोई प्लान नहीं है। उनके हिसाब से स्पाइसजेट एक डूबती एयरलाइन है, इसलिए इसमें निवेश का विचार बहुत दूर तक का फैसला होगा। स्पाइसजेट के शेयर में तेजी को लेकर के उन्होंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का तरीका है। वह सेबी से अपील करेंगे कि वह इस मामले की जांच करे। हालांकि राकेश गंगवाल ने आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई कमेंट नहीं किया है। राकेश गंगवाल और उनकी परिवार के पास इंडिगो में कुल 37% हिस्सेदारी है।
को फाउंडर राहुल भाटिया के साथ रिश्तों में कड़वाहट आने के चलते उन्होंने इंडिगो से अलग होने का मन बनाया है। वो और उनका परिवार लगातार इंडिगो में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं और अगले 3 से 4 साल में इससे पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। भारत के एविएशन मार्केट में करीब 50% पर इंडिगो का कब्जा है। इंडिगो घरेलू स्तर पर सेवाएं देने और ऑन टाइम उड़ान भरने में हमेशा टॉप पर रहती है। भारत के साथ साथ कंपनी इंटरनेशनल सेगमेंट में भी अपना विस्तार कर रही है। सरकार ने अपने विदेश से लैपटॉप और टैबलेट के इंपोर्ट के बैन वाले फैसले से पीछे हट गई है। अब लोग विदेश से लैपटॉप और टैबलेट बिना किसी इजाजत के ला सकते हैं। इस बात की जानकारी खुद कंज्यूमर सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने दी है। उन्होंने बताया है कि भारत लैपटॉप के इंपोर्ट पर बैन नहीं लगाएगा। आपको बता दें कि अगस्त 2023 में भारत सरकार ने लैपटॉप के इंपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया था। हालांकि हार्डवेयर इंडस्ट्री ने सरकार से लैपटॉप टैबलेट के इंपोर्ट पर बैन लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार अपने फैसले को वापस ले लिया। अब सरकार सिर्फ उनकी खेप की निगरानी करेगी। सरकार के अगस्त के आदेश के बाद आईटी हार्डवेयर से जुड़े इंडस्ट्री ने चिंता जाहिर की थी और सरकार से इस आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसके बाद सरकार ने पहले तो इंपोर्ट बैन की डेडलाइन बढ़ाई थी और फिर इसे अब वापस ही ले लिया। एक अनुमान के मुताबिक भारत हर साल लगभग 7 से 8 अरब डॉलर के वैल्यू के बराबर कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आयात करता है। सुनील बर्थवाल ने ट्रेड डाटा जारी करने के लिए किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात को कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हम केवल लैपटॉप का आयात करने पर उनकी कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि इन आयातों पर नजर रखी जा सके। इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम 1 नवंबर से लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में काम प्रगति पर है। उम्मीद है कि यह 30 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 3 अगस्त को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर सर्वे के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से आयात में कटौती करने के लिए ये कदम उठाया था। लेकिन इस अधिसूचना के बाद आईटी हार्डवेयर उद्योग ने चिंता जताई। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। इनमें उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना और सीमा शुल्क बढ़ाना शामिल है। इंडिया पाकिस्तान साल 2023 में तीसरी बार क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होंगे। कई साल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। पिछले 2 बार से ज्यादा अहम मुकाबला आज होने जा रहा है। ये मैच अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि गुजरात में है। मैच से अलग गुजरात की इकोनॉमी की अगर बात करें तो दुनिया हैरान रह जाएगी। यहाँ तक कि देश होते हुए पाकिस्तान शर्मसार हो सकता है। जी हाँ, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुजरात और पाकिस्तान की जीडीपी बराबर सी ही है। दोनों की जीडीपी खासकर डॉलर में कोई खास फर्क नहीं है। अगर बात इकोनॉमिक ग्रोथ की करें तो पाकिस्तान इस मामले में गुजरात से काफी पीछे है। आपको बताते हैं कि आखिरकार गुजरात की जीडीपी कितनी है और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में पाकिस्तान की जीडीपी एशिया में भारत, चीन और एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में कंगाल पाकिस्तान की जीडीपी 341 बिलियन डॉलर की है। दुनिया में पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी 24 करोड़ से ज्यादा है। खास बात तो ये है कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भारत के मुकाबले भी काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% रह सकती है, जबकि बीते वित्त वर्ष यह ग्रोथ 0.5% थी, जबकि उससे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 6% के आसपास थी। वहीं गुजरात के जीडीपी की अगर बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में इसके 321 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले मामूली रूप से कम है। खास बात तो ये है
कि मौजूदा समय में गुजरात इकोनॉमी के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो बीते वित्त वर्ष में 15% से ज़्यादा देखने को मिली थी, जो उससे पहले के वित्त वर्ष में 19% से ज़्यादा की थी। मौजूदा वित्त वर्ष में गुजरात की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 13% से ज़्यादा का लगाया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि गुजरात की इकोनॉमी और उसकी ग्रोथ को देखकर पाकिस्तान को भी शर्म आ जाएगी। बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।